तो कल के दिन हम लोगों ने फिनॉल की 2 विधियां पढ़ी थी निर्माण की। आज और बाकी फिनॉल को बनाने की जितनी भी अन्य विधियां उनको पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक और आर्टिकल आता है फिनॉल को बनाने के लिए, कहता है कोल तार से कैसे बनेगा। अच्छा, कोल तार आप इसको ऐसे भी जानते होंगे, तार कोल। कोल तार से अगर बनाने की बात करता है, बड़ा आसान सी चीज है। कोल तार का में से पाया जाने वाला एक केमिकल होता है C6H5OH। अब सोचने वाली बात है, हम लोग देख के इसको क्या सोचेंगे, सर जी ये तो खुद फिनॉल है। अब आप फिनॉल से फिनॉल क्यों बना रहे हो, फिनॉल तो खुद बना हुआ है। बेटा कोल तार से जो हमें फिनॉल प्राप्त होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, और उन सारी अशुद्धियों के साथ हम फिनॉल को नहीं रख सकते। इसलिए जरूरी है कोल तार से जो हमें फिनॉल प्राप्त हुआ है इसको क्या कर लिया जाए, अशुद्धियों को दूर किया जाए, शुद्ध फिनॉल प्राप्त कर लिया जाए। फिर एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें केवल फिनॉल का निर्माण करना है। हम केवल फिनॉल को ही दिखा रहे हैं रिएक्शन में। अभी कोई आएगा पूछेगा कि फिनॉल से फिनॉल का निर्माण क्यों कर रहे हो सर जी, फिनॉल तो पहले से ही था। तो हम बताएंगे ये वाला जो फिनॉल है ये अशुद्ध फिनॉल है, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटी है। तो सबसे पहली बात जरूरी है कि इसमें से जितनी भी इंप्योरिटी ऐसी है जो इस फिनॉल के फॉर्मूले पर मिली है, हम उसको क्या कर दें, अलग कर दें, शुद्ध फिनॉल प्राप्त कर लें। तो बेटा फिनॉल से इंप्योरिटी को अलग करने के लिए हम सबसे पहले इसे अभिक्रिया करवाते हैं NaOH से। अब बेटा अगर बात आती है NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो बेटा फिनॉल का H NaOH के काहे से अभिक्रिया करता है, OH से। HOH से रिएक्शन करेगा सबसे पहली चीज वाटर। अगर मैं चेक करूं बाकी क्या बचता है तो C6H5O और साथ में Na। C6H5O, देखो नाम कैसे पढ़ते हैं इसका नाम है सोडियम। C6H5O फिनॉक्साइड कहते हैं। सोचिए फिनॉल का सूत्र ये होता है, इसको हटा दिया जाए, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड। ऑक्सीजन पे खत्म हो गया, हाइड्रोजन हट गया, इसको हम क्या नाम देने वाले हैं, फिनॉक्साइड। अगर उसी फिनॉक्साइड में साथ में Na लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे लिखा है और बेटा यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे लिखा गया है C6H5ONa। अभी होने वाला क्या है कि आप C6H5ONa के एक नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल लेने वाले हो। अब 2 मॉलिक्यूल इस प्रकार से भी लिए जा सकते हैं कि आप यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देते 2,6H5ONa हो जाता, लेकिन अलग अलग करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। रिएक्शन कैसे होगी, अब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, जल से, और साथ में कौन सी गैस से, कार्बन। कभी इस लाइन को लिखना भी होता है, हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को जलीय विलयन में कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते हैं। रिएक्शन का तरीका सेम है, बड़ा आसान सा। Na और Na मिला तो बनाता है Na2। बेटा CO2 हैं और एक OA। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, Na मिलके बनाएगा Na2CO3 और Na2C और O3 कैसे बनेगा, 2 और 1 3। तो सबसे पहला कंपोनेंट बनाएगा Na2CO। अभी मैं चेक करता हूं क्या बचता है। तो बेटा मैं अगर चेक करूं तो देखो यहां पर C6H5O बचा था, यहां भी C6H5O बचा था, अर्थात C6H5O कितनी बार बचा है, 2 बार। तो 2 टाइम C6H5O। और यह भी ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहां H भी तो 2 बार बचा है, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे, यहां H लिख लेंगे। अच्छा कहो सर जी 2 H थे, आपने 1 लिखा, बेटा 2 बाहर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 2 H है। और इस प्रकार से कोल तार द्वारा प्राप्त फिनॉल से हम लोग कौन सा फिनॉल प्राप्त करेंगे, शुद्ध फिनॉल। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं प्रोसीजर को। कोल तार पे भी फिनॉल होता है, बशर्ते ये फिनॉल कैसा होता है, अशुद्ध। कई इंप्योरिटी मिली रहती है, जरूरी ये रहता है कि हम इन इंप्योरिटी को क्या कर दें, अलग कर दें। तो सबसे पहले प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि जो कोल तार से हमें केमिकल मिला है हम उसको काहे में घोलते हैं, क्षार में। अच्छा कोल तार को क्षार से रिएक्शन कराने पर फिनॉल तो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन अशुद्धियां रिएक्शन नहीं करती। तो क्योंकि अशुद्धियां रिएक्शन नहीं करती हैं, फिनॉल रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड, और अशुद्धियां बर्तन पर ही रह जाती हैं।
अब उस सोडियम फिनॉक्साइड को मैंने किसके किसके साथ मिलाया, जल पे के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाया, अशुद्धियां Na2CO3 के साथ कैसी हो गई, अलग, और हमें जस्ट बगल में फिनॉल मिला। Na2CO3 क्या एक प्रकार का सॉलिड सब्सटेंस है, और ये एक प्रकार का कैसा है, वैसे तो ये भी सॉलिड है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पर फिनॉल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अब ये ठोस पदार्थ ये जलीय विलयन में आसानी से छान कर क्या किया जा सकता है, अलग। तो हम इसको बताएंगे कोल तार से कैसे अलग किया जा सकता है। लिखते हैं जरा कि कोल तार में उपस्थित फिनॉल, या उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं C6H5OH को NaOH के साथ मिलाते हैं, NaOH के साथ मिलाते हैं तथा प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड, या जिसका फॉर्मूला होता है C6H5ONa, प्राप्त C6H5ONa के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर शुद्ध फिनॉल प्राप्त होता है। शुद्ध फिनॉल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बेटा हम कोल तार से फिनॉल को प्राप्त कर लेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी फिनॉल का केमिकल मिला मुझे अशुद्ध रूप में, मैंने पहले क्षार से अभिक्रिया करके उसे सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज किया, और वो जो सोडियम फिनॉक्साइड मिला उसको हम जैसे जलीय विलयन से के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाते हैं, शुद्ध फिनॉल का निर्माण होता है। तो एक तो प्रोसेस हो गया कोल तार से निर्माण का। अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं डाउ प्रक्रम द्वारा। डाउ प्रक्रम द्वारा, तो हम डाउ प्रक्रम द्वारा करेंगे क्या, फिनॉल का निर्माण करेंगे डाउ प्रक्रम द्वारा। अच्छा, डाउ प्रक्रम में आप रिएक्शन को दो प्रकार से लिख सकते हो। कैसे कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले डाउ प्रक्रम में हमें जरूरत होती है क्लोरोबेंजीन की। अच्छा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है C6H5Cl। अब क्लोरोबेंजीन पर जरूरत होती है कि हम अभिक्रिया करवाएं किसी क्षार से, तो आप क्षार में तो आप NaOH ले सकते हो या इसकी जगह पर KOH। प्रबल क्षारों को ही सम्मिलित कीजिएगा अभिक्रिया में, वही ज्यादा अच्छी अभिक्रिया देते हैं। उत्प्रेरक के रूप में CuCl2, तकरीबन 200 ATM का प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस का ताप। जैसे हम अभिक्रिया में दिखाते हैं, बड़ा आसान सी चीज है बेटा। वैसे Cl पर होता है निगेटिव चार्ज और पूरी बेंजीन की रिंग पर होता है पॉजिटिव चार्ज। Cl वैसे भी निगेटिव आयन बनाने की कोशिश करता है। अगर मैं NaOH की बात करता हूं तो Na पे प्लस और OH पर माइनस। सोचने वाली बात है, Na पर पॉजिटिव आयन है, ये किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से। पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा NaCl। अब हम इसके बाद चेक करें क्या बचता है, तो बेंजीन बचता है, वो भी पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो फेनिल ग्रुप मिला जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, और क्योंकि इस पूरे बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज था, ये किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ, और फिनॉल को निर्मित करेगा। तो बेटा कभी डाउ प्रक्रम की बात आ जाए तो डाउ प्रक्रम में ही बताते हैं कि क्लोरोबेंजीन को किसके साथ मिलाया जाएगा, क्षार के साथ। क्षार के इस्तेमाल में आप जान सकते हो कि क्षार को चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक क्षार को अगर हटाया जाए तो आप उसके स्थान पर कोई दूसरा क्षार पदार्थ ही रखोगे। आप NaOH को हटाकर KOH रख सकते हो, लेकिन अगर आप NaOH को हटाकर अन्य किसी कंपाउंड को लाओगे जो क्षार नहीं है, तो फिर यह डाउ प्रक्रम से कैसा रहेगा, अलग रहेगा। डाउ प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन को किसी काय के साथ मिलाया जाता है, क्षार के साथ। ध्यान रखने वाली बात है किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। जब क्लोरोबेंजीन को किसके साथ मिलाया जाता है, क्षार के साथ मिलाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, फिनॉल का। तो मैं इसको भी लिखूंगा कैसे फिनॉल का निर्माण होता है। लिखता है
CuCl2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन C6H5Cl को क्षार में ऐसा भी बता सकते हो कि हमने NaOH को इस्तेमाल कर रखा है, क्षार के साथ मिलाने पर फिनॉल का निर्माण होता है। फिनॉल का निर्माण होता है। इस प्रकार से बेटा फिनॉल का निर्माण होता है क्लोरोबेंजीन से। आप इसको जल्दी से नोट करें और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। तो बेटा अगला प्रोसेस है जिसमें हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल को बनाएंगे। आसान है बेटा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? सबसे पहले बेंजीन, अब कहता है डाइएजोनियम। डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ईएम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड का मतलब है Cl, और क्लोराइड लगा दिया है मतलब Cl पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। बेटा आपको बता दें कि नाइट्रोजन का ही पुराना नाम, अगर मैं चेक करूं नाइट्रोजन को, तो जब शुरुआत में खोज हुई ये पता किया गया कि वायु प्रमुख रूप से 2 गैसों का मिश्रण है। पहला प्राणवायु जिसे ऑक्सीजन के नाम से जानते थे, और दूसरा एक ऐसी गैस जो जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं है। भाई ऑक्सीजन गैस तो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, परंतु पता क्या है, ऑक्सीजन गैस के साथ एक और गैस है जिसे मानव जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी का मतलब अगर वो गैस नहीं भी होगी तो मनुष्य जीवित रहेगा। उस गैस का नाम रखा गया जीवन रहित, और जीवन रहित को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है एजोट। तो इसलिए नाइट्रोजन का जो पहला नाम पड़ा वो रहा जीवन रहित या एजोट। उसी के बेसिस पर इसका नाम डाला गया है एजोनियम, एजोट से बनाया गया। बेंजीन डाई एजोट, एजोट के नाम से बनाया गया एजोनियम। अब कहोगे सर जी एजोनियम क्यों लिखा? तो बेटा पॉजिटिव चार्ज जब भी कभी किसी कंपाउंड पे लग जाता है या कंपाउंड के किसी भाग पर लग जाता है, नाम के लास्ट में उच्चारण ईएम पर बदल जाता है। जैसे हमारे पास NH3 अमोनिया था, लेकिन जैसे अमोनिया पर पॉजिटिव चार्ज लगा ये बन गया अमोनियम। इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हाइड्रोनियम। तो बेटा जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है कोई ग्रुप, उस पर क्या लग जाता है? ईएम। और जैसे ही कोई ग्रुप या एटम निगेटिव चार्ज को कंटेन कर लेता है, लग जाता है आइड। क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है क्लोराइड, OH पर निगेटिव चार्ज था हाइड्रोक्साइड, इड आपने लगा दिया, आइड आइड लगता रहेगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एजोनियम क्यों लगाया? समझ गए? पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड क्यों कहा? निगेटिव चार्ज। अगर हम इसकी अभिक्रिया जल वाष्प से करा दें या इस पर जल को मिलाकर हम क्या करें? हीट करें, रिएक्शन बड़ी आसान है। सबसे पहले इसमें से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बेटा मैंने सबसे पहले क्या किया कि नाइट्रोजन गैस को अलग कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात है, Cl किसके साथ जाएगा? H के साथ। आप ऐसे भी जल को लिख सकते थे अगर आपको प्रॉब्लम थी, HOH। अब तो जानते H पे पॉजिटिव चार्ज है और OH पर नेगेटिव। H किससे रिएक्शन करेगा? Cl से। H, और बेटा क्योंकि बेंजीन रिंग पर अब Cl तो हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज बचा, तो बेंजीन रिंग पर मैंने किसको लगाया? OH को। और इस तरह से फिनॉल का निर्माण किया। तो फिनॉल का निर्माण किया जा सकता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। लेकिन अगर उसमें हम जल मिलाएं और उसको क्या करें? गर्म करने पर सबसे पहले कौन सी गैस अलग हो जाने वाली है? नाइट्रोजन। एटॉमिक फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अलग हो गई। फिर बचा हुआ Cl किससे रिएक्शन कर रहा है? H से, HCl बनता है, और लास्ट में अगर मैं चेक करता हूं OH जुड़ जाता है बेंजीन पर और फिनॉल का निर्माण होता है। तो मैं इसको लिखता हूं, एक और प्रोसेस है जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। पहले इसको लिखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर
जल को मिलाते हुए गर्म करने से फिनॉल बनता है। तो बेटा ये एक बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से फिनॉल हो गया। लास्ट मेरे पास एक और प्रोसेस है जिससे हम फिनॉल को बना सकते हैं। कहता है लास्ट प्रोसीजर है सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक कहता है सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल कैसे बनेगा, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सैलिसिलिक अम्ल का बेटा फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग पर OH तथा COOH, ये फॉर्मूला होता है सैलिसिलिक एसिड का। अब सैलिसिलिक एसिड पर अगर मैं चूने की अभिक्रिया करवा दूं, चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ध्यान देने वाली बात है बेटा, अभी भी सोच लेना इसकी रिएक्शन पे, COOH ग्रुप यहां पर कब लगा होगा, जब यहां से हाइड्रोजन हटाए। फिर ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की, ये COOH ग्रुप तब लगा है जब यहां से एक हाइड्रोजन क्या किया गया है, हटाया गया। ध्यान रखो इस किनारे पर एक हाइड्रोजन की कमी है, तब COOH लगा है। मैंने जैसे ही चूने से रिएक्शन करवाई बेटा, इसका COO वाला पार्ट कैसे विक्रिया करता है, CaO से। सोचो CO2 और एक 3, पहला केमिकल कंपाउंड बनाएगा CaCO। अगर CaCO3 बनेगा तो बचेगा क्या क्या, उसको चेक करते हैं। OH लिखा हुआ है बेटा, यहां से COO गायब हुआ था क्या, अच्छा COO अगर हट गया होगा तो केवल बचा कौन होगा, लेकिन मैंने बताया था ये जगह खाली हो गई ना COO से, H को हटा के COO लगाया गया। अब COO हटा है तो उसकी जगह पर फिर से क्या लगा दिया जाए, H, तो ये H इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि H कनेक्ट है, H को हम कभी दिखाते ही नहीं, वैसे भी बेंजीन में H कनेक्ट था ना उस जगह पर, तो हम उसको दिखाते नहीं थे, अभी भी नहीं दिखाएंगे। नहीं समझ पाए इस चीज को लास्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर से दोबारा बता दूं, ये COOH तब लगा था जब एक H को क्या किया गया था, हटाया गया। आज वही चीज सेम प्रोसीजर अपोजिट हो गया, COO हट गया है, तो बेटा COO के हट जाने पर इस किनारे एक H की कमी हो गई होगी। तो ये जो लास्ट में H बचा है हमारे पास, मैंने ये H इसी को दे दिया कि इसके पास कमी थी, ये H वो ले लेगा। और बेंजीन में आपको पता हुआ प्रत्येक कॉर्नर पर एक CH होता है, लेकिन हम उस C और H को दिखाते नहीं, तो हमने अभी भी H रख दिया अंदर, लेकिन अब हम उसको दिखाएंगे नहीं। तो फिनॉल को बनाने के अगर मैं लास्ट तरीका देखूं तो मेरे पास ये है, सैलिसिलिक अम्ल पर किसके विक्रिया करानी है, कली चूने की, और जैसे कली चूने की विक्रिया होती है फिनॉल का निर्माण होता है। तो मैं इसको लिख दे देता हूं कि सैलिसिलिक अम्ल पर कली चूने की अभिक्रिया, कली चूने की अभिक्रिया से फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं, फिनॉल प्राप्त कर सकते। तो बेटा फिनॉल को बनाने की लगभग जितनी भी विधियां थी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि फिनॉल के भौतिक गुण क्या होते हैं और उसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो ये वाला हिस्सा हम लोगों ने फिनॉल का सूत्र C6H5OH, और हम इसके कौन से गुण पढ़ने वाले हैं, भौतिक। अच्छा, फिनॉल के भौतिक गुणों में सबसे पहली चीज, फिनॉल अपने आप तो जो फिनाइल आया है ये लिक्विड फेस में होता है, लेकिन बेटा अगर मैं ओरिजिनल फिनॉल की बात करूं तो ओरिजिनल फिनॉल सॉलिड फेस में होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है, हाँ, और इसके क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं। सुई के आकार का मतलब जैसे तुमने देखा होगा झरने से गिरती बर्फ जम जाती है, सुई के आकार के फाइब्रस आकार में क्रिस्टल जम जाती है। इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो सुई के आकार के होते हैं।
बिल्कुल बर्फ जैसी ठोस जमा हुई होगी। तो सबसे पहला फिनॉल के लिए यह शुद्ध अवस्था में एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। थोड़ा सा और इसमें से एक लाइन को बढ़ाएंगे कि इसके क्रिस्टल किस शेप में होते हैं, किस आकृति के होते हैं, तो बताता है इसके क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं, सुई के आकार के होते हैं। एक बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड नंबर पर अगर मैं चेक करूं, सबसे बड़ी बात कि क्या फिनॉल जल में घुलनशील है या फिनॉल जल में घुलनशील नहीं है। अगर इस बात को चेक करें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस बात को चेक करता हूं, आपने सभी ने पढ़ा है कि ये वाला जो ग्रुप है ये ऑर्गेनिक ग्रुप है, कार्बनिक ग्रुप है, जिसमें से केवल कार्बन और हाइड्रोजन ने हिस्सा लिया है। अर्थात ये भाग तो आयनों से टूटने से रहा, और क्योंकि ये भाग आयनों में टूटने से रहा, हम बताएंगे कि ये भाग जल में कैसा है, अघुलनशील। लेकिन OH वाला पार्ट जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन सा बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस भाग के कारण फिनॉल जल में घुलेगा। अभी सोचने वाली भाग है, 6 कार्बन परमाणुओं वाला भाग जल में नहीं घुलेगा, केवल इतना भाग जल में घुलेगा। वैसे अगर देखा जाए 1 कार्बन वाला भाग जल में घुलता ना घुलता और हाइड्रोक्सिल समूह केवल जल में घुलता, मैं मान लेता सब ठीक था। जैसे अगर हमारे पास CH3OH की बात आ जाती है, हम कहते हैं ये वाला भाग जल में नहीं घुलेगा लेकिन ये वाला भाग जल में घुलेगा। 1 कार्बनिक भाग जल में नहीं घुलेगा या 1 कार्बन परमाणु वाला भाग जल में नहीं घुलेगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह जल में घुल जाएगा। लेकिन इसमें तो 6 कार्बन वाले भाग हैं जो जल में नहीं घुलेंगे, और केवल 1 OH वाला पार्ट ही ऐसा है जो जल में क्या होगा, घुलेगा। मतलब एक बड़ा सा पार्ट, 6 कार्बन वाला हिस्सा, जो एक बड़ा भाग है वो जल में अघुलनशील है, लेकिन मात्र एक छोटा सा भाग जल में कैसा है, घुलनशील है। अर्थात इसकी जल में घुलनशीलता कैसी होती है, कम। इसे कोई पूछता भी जल में घुलनशीलता क्यों है, आप बताओगे क्योंकि फिनॉल में जो कार्बनिक भाग है यह भाग बड़ा है और हाइड्रोक्सिल भाग उसकी अपेक्षा कैसा है, छोटा है। कार्बनिक भाग जल में अघुलनशील होता है जबकि हाइड्रोक्सिल भाग जल में घुलनशील। हाइड्रोक्सिल भाग जो कि छोटा भाग है, इसकी उपस्थिति के कारण फिनॉल जल में कैसा घुलनशील है, कम घुलनशील है। अगर यही सोचो, अगर हाइड्रोक्सिल कार्बन 1 होता केवल और हाइड्रोक्सिल भाग ए भी 1 होता, तो समझो लगभग 50-50% का भाग हिस्सा आ जाता, ज्यादा घुल जाता। हम कहते कार्बन 3 होते, हाइड्रोक्सिल भी 3 होते, हाइड्रोक्सिल भी काफी ज्यादा है, पदार्थ ज्यादा घुलता। कार्बन 12 हैं, हाइड्रोक्सिल 1 है, इसका मतलब एक बड़ा सा भाग जो है वो जल में घुलने वाला नहीं है, केवल एक छोटा सा भाग जल में घुलने वाला है। जल में घुलनशीलता कैसी होती है, कम। तभी तुमको एक बात बताएं, अगर एल्कोहलों में आप 7-8 कार्बन से ज्यादा वाले एल्कोहलों को पढ़ते हो, जिसमें 7 या 8 से ज्यादा कार्बन है और एल्कोहलिक समूह केवल 1 बार है, बहुत जगह ऐसा लिखा होता है कि ये एल्कोहल जल में अघुलनशील है। जानते हो क्यों अघुलनशील है? क्योंकि 7-8 कार्बन वाला बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जल में घुल ही नहीं रहा और केवल 1 OH अर्थात छोटा भाग जल में घुल रहा है। और जब किसी कंपाउंड का छोटा भाग जल में घुलता है अर्थात बहुत कम मात्रा में जल में घुलता है, हम ऐसा भी कह देते हैं कि ये कंपाउंड जल में कैसा है, अघुलनशील। लेकिन मैं फिनॉल को जब चेक करता हूं, फिनॉल जल में कम घुलनशील है लेकिन कार्बनिक पदार्थों में अधिक घुलनशील है। तो मैं बताऊंगा इसको, यह जल में अल्प विलेय, विलेय का मतलब घुलनशील, यह जल में अल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक, अब बात आती सभी कार्बनिक विलायकों का मतलब क्लोरोफॉर्म,
कॉमा ईथर, कॉमा एल्कोहल, आदि में घुलनशील है। मतलब कहने का, अगर हम इस फिनॉल को क्लोरोफॉर्म में घोलें, फिनॉल को ईथर में घोलें, फिनॉल को किसी एल्कोहल में घोलें, तो फिनॉल फिर आसानी से घुल जाएगा। लेकिन जल में कैसी मात्रा में घुलेगा? कम मात्रा में। आप डालोगे फिनॉल को, जल में कम घुलेगा, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, सॉल्वेंट में मिला देते हो, आप आसानी से फिनॉल को उस पदार्थ में घोल सकते हो। लास्ट नंबर का मैं फिनॉल के चौथे भौतिक गुण की बात करूं तो हम इसका लिखेंगे क्वथनांक और गलनांक। तो लिखेंगे इसका का मतलब फिनॉल का, गलनांक 41 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब अगर मैं 41 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक ताप पर रखूंगा फिनॉल को तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर 182 डिग्री सेल्सियस से अधिक कर देता हूं तो फिनॉल हमारा वाष्प की अवस्था में चेंज हो जाएगा या गैसीय अवस्था में चेंज होगा। तो बेटा ये हो गए फिनॉल के कुछ भौतिक गुण, जिनमें से आपको ये जल में विलेयता वाला ढंग से याद करके रखना है इसको, कि जल में घुलनशीलता होती है या नहीं होती है। अगर आपसे पूछता भी है कि जल में कम क्यों घुलनशील है, तो आप बताओगे जल में जो कार्बनिक भाग है उसकी भाग की लंबाई अधिक है इसलिए, और कार्बनिक भाग की लंबाई अधिक है और हाइड्रोक्सिल भाग की लंबाई कम है, जल में कम घुलनशील रहेगा। अभी आगे आता है कि इसमें से अगर मैं लिखता तो एक और भौतिक गुण लिखा जा सकता था कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन बेटा फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, इस चीज का निर्धारण हम रासायनिक अभिक्रिया से भी करते हैं। और पूछा भी जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाइए कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसलिए मैंने फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को भौतिक गुण में नहीं लिखा। कैसे हम रासायनिक गुण में फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को पढ़ेंगे? तो बेटा हम रासायनिक गुण जब फिनॉल के पढ़ेंगे सबसे पहला यही गुण पढ़ेंगे कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है। तो बेटा भौतिक गुणों के बाद स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुण को पढ़ना। रासायनिक गुण, और बेटा सबसे पहला रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे भी यही चीज कि मैंने बताया कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करेंगे कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है तो उसे कैसे समझाया जाए। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। तो बेटा अगर फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को निर्धारित किया जाए, वैसे आप सभी लोग जानते हो एक अगर फिनॉल की प्रकृति अम्लीय अर्थात फिनॉल अम्ल है तो बेटा हर एक अम्ल के कुछ विशेष कैरेक्टर होते हैं, अम्ल की एक विशेष पहचान होती है। जैसे मैं अम्ल की कुछ पहचान आपको बता देता हूं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। अगर कोई पदार्थ स्वाद में खट्टा है या तो वो स्वयं अम्ल है या उसके अंदर कोई अम्ल पाया गया है। तो एक अम्ल की सबसे पहली पहचान ये कि स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी मैं बात करूं कि अम्ल की दूसरी खासियत क्या होती है? सेकंड अम्ल की खासियत होती है कि अगर अम्ल में लिटमस पेपर को डाला जाए, अम्ल के जलीय विलयन में लिटमस पेपर को डाला जाए तो ये लिटमस पेपर के रंग को कैसा कर देते हैं? लाल। ध्यान रखना इस चीज को, अम्लीय विलयन लिटमस पेपर के रंग को कैसा कर देते हैं? लाल। ये अम्ल की दूसरी खासियत है। तीसरी अम्ल के अगर मैं विशेषता को चेक करता हूं, आप सब ने लिख रखा है अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। आप उस पदार्थ को भी क्या कहते हैं? अम्ल। बेटा अम्ल की एक और खासियत थी, जब भी किसी क्रियाशील धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिर मैं इस दोबारा से इन सारी प्रॉपर्टी को रिपीट कर देता हूं। एक अम्ल की विशेषता क्या होती है अगर ये पूछा जाए, पहला अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। दूसरा अगर देखा जाए अम्ल में लिटमस पेपर को डुबाने पर या अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर को डुबाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? किसका? अम्ल का कि लिटमस पेपर का? लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। तीसरी मैं अगर बात करता हूं, अम्ल जल में घुलते हुए
हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और चौथी अगर मैं खासियत बताता हूं तो चौथी तो विशेषता यह है कि कोई भी एसिड है अगर आप उसकी अभिक्रिया किसी क्रियाशील धातु से कराते हो, क्रियाशील धातु का मतलब जो जानते हो ना, क्रियाशील धातुएं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं, वो उतनी ही ज्यादा क्रियाशील धातु है। कोई भी मेटल अच्छा मेटल कब है? क्रियाशीलता को वो रिप्रेजेंट करता है जब वो जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। फिर से ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब भी कोई पूछे अच्छा क्रियाशील मेटल कैसे जान गए, तो बेटा किसी भी मेटल की या किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर किए जाने पर। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ग्रहण कर लेता है, दोनों काम अधिक क्रियाशील है। क्योंकि मेटल का गुण है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इसलिए जो मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, त्याग देगा, अधिक क्रियाशील। और जिस मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने में जितना अधिक समय लगेगा वो उतनी ही कम क्रियाशील। लिथियम धातु तुरंत इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। स्वर्ण धातु जिसे सोना कहते हो, यह भी धातु है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा लेकिन यह इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से कभी त्यागता नहीं, इसलिए यह सबसे कम क्रियाशील धातु। तो अगर किसी क्रियाशील धातु में अम्लीय विलयन को डाला जाए तो फिर उससे कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। तो हमारे पास फिनॉल को अम्लीय प्रूफ करने के लिए ये 3-4 मेथड हैं, जिनमें से पहला मेथड अगर मैं चेक करूं तो था हमारा कि अम्लीय विलयन, ये फिनॉल अगर अम्लीय है तो स्वाद में कैसा होना चाहिए? खट्टा। लेकिन किसी भी पदार्थ का जनरली स्वाद नहीं ले सकता है कोई, पता लगा वो जहरीला पदार्थ है। और अभी हम लोग तो अम्लीय का निदान केवल स्वाद लेके करे पड़े हैं। जो पाया कहता है अम्लीय है, पी के देख लेंगे थोड़ा सा, क्या वो अम्लीय का उसको भी पी के देख लिया, बीच में फिनॉल रखा का अम्लीय है उसको पी के देख लिया। फिनॉल विसंक्रामी होता है, इसका काम है बैक्टीरिया को मारना। पेट के बैक्टीरिया मर जाएंगे सारे के सारे, लेकिन फिनॉल ह्यूमन बॉडी के यूज के लिए नहीं है। इसलिए वो वाली बात बताएंगे, स्वाद वाली बात तो वो तो फेल हो गया प्रोसीजर कि स्वाद चख कर बता दोगे कि ये खट्टा है, ये अम्लीय है। फिनॉल हानिकारक है, इसलिए स्वाद वाली बात तो यहीं से खत्म कर देते हैं। अब बचती कौन कौन सी बातें हैं? पहला एक वो लिटमस पेपर वाली बात, दूसरा हाइड्रोजन गैस वाली, और एक और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होने वाली। तो सबसे पहला मैं हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होने वाली बात लिखता हूं। फिनॉल का फॉर्मूला चेक किया जाए, बेंजीन रिंग और ऊपर से O और सिंगल बॉन्ड H। आप चाहो तो O और H के बीच के सिंगल बॉन्ड लोग दिखाते भी नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि OH के सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया गया बीच का। आप इस बात को समझ लें कि होता ही नहीं बॉन्ड होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो बॉन्ड अभी साइलेंट मोड पे है, दिखाया नहीं गया केवल। अभी हम इसको क्या करने वाले हैं? कहां डालेंगे? जल में। फिनॉल को लिया, फिनॉल के टुकड़ों को जल में डाला, लेकिन मैंने इस बात को देखा फिनॉल जल में कम घुलनशील है। और क्योंकि बेटा कोई भी कंपाउंड जब जल में कम घुलनशील होता है, रिएक्शन में एरो रिवर्सिबल लगता है। ज्यादा घुलनशील है इरिवर्सिबल एरो। इरिवर्सिबल एरो को हिंदी में कहते हैं अनुत्क्रमणीय तीर का निशान, और बेटा रिवर्सिबल एरो को कहते हैं उत्क्रमणीय तीर का निशान। तो उत्क्रमणीय तब लगाया जाता है रिवर्सिबल जब कोई कंपाउंड रिएक्शन कैसी करता है? कम, क्योंकि फिनॉल की जल में कम घुलनशीलता है, ऐसा हमने वहां भी लिख रखा है। इसलिए जरूरी है कि हम रिवर्सिबल एरो का इस्तेमाल करें, लेकिन यह भी तो नहीं कि बिल्कुल नहीं घुलता है, कम घुलता है लेकिन घुलता तो है। जितना भाग घुलेगा वो O पर कैसा चार्ज दिखाएगा? माइनस चार्ज, और बेटा H पर कैसा चार्ज देगा? प्लस चार्ज। अब आप इसको तो हाइड्रोजन आयन कहते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन इसको कौन सा आयन कहते हैं? इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अच्छा, एक और चीज समझ सकते हैं इसको, अगर फिनॉक्साइड आयन ना बनता तो फिर हाइड्रोजन आयन भी ना बनता। तो लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कहते हैं फिनॉल को जल में घोलने पर कौन सा आयन प्राप्त होता है? फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। अतः फिनॉल की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। या ऐसे भी बता सकते हो कि हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ, जिसके कारण फिनॉल की प्रकृति कैसी है? अम्लीय।
अभी सोचने वाली बात है रिवर्सिबल एरो सर जी ने क्यों लगा दिया? बेटा इन दोनों पर चार्ज कैसा है? अपोजिट। अपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करके आपस में फिर से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में जुड़ गए फिर से फिनॉल बन गया। मतलब हम फिनॉल को जल में डालकर उसको आयनों में तोड़े पड़े हैं, और ये आयन आपस में फिर से मिलकर क्या बना लेते हैं? फिनॉल। कहने का मतलब अगर मैंने फिनॉल को जल में घोलकर 80% पदार्थ को आयन में तोड़ा, 80% आयन में टूटा था पदार्थ, सोचने वाली बात है, उसमें से 60% पदार्थ फिर से जुड़ गया। वास्तविकता में कितने परसेंट आयन अब बच्चे टूटे हुए? 20%। इसका मतलब आयन में कैसा पदार्थ टूट रहा है? कम। टूटा तो बहुत सारा था पदार्थ, लेकिन वो आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, और अट्रैक्ट करने के बाद फिर से फिनॉल बना लेते हैं। मैंने 80% आयनों को तोड़ा, उसमें से 60% आयन तो फिर से कंबाइन हो गया। तो रिजल्टेंट अगर डिसोसिएशन देखें तो केवल कितने परसेंट बचा? 20%। ये इस बात को बताता है कि अगर कोई कंपाउंड कम आयनों में टूटता है, कम मात्रा में आयनों में टूटता है, वो दुर्बल अम्लीय है। तो हम इस बात को लिखेंगे कैसे? बताएंगे कुछ इस प्रकार से कि फिनॉल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? या तो हाइड्रोजन आयन बताया जाए, और या फिर इसको भी लिख सकते हैं फिनॉक्साइड आयन देता है, इसलिए जल में कैसा है? घुला, सॉरी, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। तो इसको बेटा हम लोग यही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? फिनॉल जल में घुलकर फिनॉक्साइड आयन देता है, फिनॉक्साइड आयन देता है, अतः इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। तो इस प्रकार से पहले प्रकार से या पहले प्रोसेस के थ्रू आपने इस बात को डिसाइड किया कि अम्लीय प्रकृति फिनॉल की क्यों है। अब बेटा फिनॉल के अम्लीय प्रकृति का निर्धारण केवल इसी प्रोसेस से नहीं कराया जा सकता। अभी दूसरा भी प्रोसेस था, एक मैंने कहा था अगर कोई भी अम्लीय पदार्थ है और उसको मैं किसी धातु के साथ मिला दूं, ऐसी धातु के साथ जो कैसी हो? क्रियाशील हो, तो वो क्रियाशील धातु के साथ अम्लीय पदार्थ अभिक्रिया करते हुए हाइड्रोजन गैस देता है। सेम चीज कराते हैं बेटा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर क्या रहेगा? OH। अब मैं क्रियाशील धातु की बात करता हूं, तो बेटा क्रियाशील धातु में सोडियम एक क्रियाशील धातु है। अच्छा, सोडियम इसलिए भी क्रियाशील धातु है, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने देखा होगा सोडियम का स्थान काफी ऊपर रहा है, हाइड्रोजन से तो काफी ऊपर रहा है। और आपने पढ़ा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान जितना ऊपर होता है वो धातु उतनी ही ज्यादा अधिक क्रियाशील है। या दूसरे शब्दों में अगर मैं इंटरनली मैटर को चेक करूं, सोडियम शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसकी क्रियाशीलता कैसी है? ज्यादा। इतनी जल्दी त्याग देता है, अगर सोडियम के टुकड़े को यहां रख दिया जाए वो इलेक्ट्रॉन अपने आप त्याग देगा, बिना टेम्परेचर के, बिना प्रेशर के, और यही अभिक्रिया कर लेगा तुरंत। यही रीजन है कि सोडियम अभिक्रिया ना कर पाए, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं कि मिट्टी के तेल में ये वायु के कांटेक्ट में आएगा नहीं, हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग के रिएक्शन कर लेगा। तो ये मिट्टी के तेल के अंदर ना इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा और ना ही हवा के कांटेक्ट में आएगा तो कि रिएक्शन करे। तो मैंने सोडियम एक क्रियाशील धातु है, जैसे रिएक्शन करवाई, एक नियम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके स्थान से, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, सोडियम हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा सकता है। बेटा अगर सोडियम हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा सकता है, इसका मतलब है O तो लगा रहेगा, सोडियम आया, उसने हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर दिया? हटा दिया। अच्छा, हाइड्रोजन को हटा दिया तो हाइड्रोजन अलग बैठा यहां। अभी सोचने वाली बात है, H तो लिख नहीं सकते क्योंकि H एक एटम है और हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है।
क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं हाइड्रोजन गैस के रूप में। अब बहुत जगह मन में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि सर जी यहां से तो एक H को हटाया है, वहां 2H लिखा है, दो काम कर सकते हो, एक फिनॉल से एक H हट सकता है, तो आप इसमें से दो का क्या कर दो, गुणा, अब 2H हट गए। नहीं समझ पाए इसको, बैलेंस की जा सकती है, और बैलेंस नहीं भी करते तो पूरा मायने रखता, रिएक्शन में कोई भी नंबर आपको पीछे ना ले जाता, बिल्कुल सही थी रिएक्शन उस समय। तो अब इस बात को भी लिखें कि फिनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन, अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो इसको लिखें सोडियम फिनॉल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अतः फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होगा। इसको सोडियम धातु लिख देते हैं। सोडियम धातु फिनॉल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, अतः फिनॉल अम्लीय होगा। तो बेटा ये दूसरा प्रोसेस ऐसा है जिससे फिनॉल गैस, फिनॉल को हम अम्लीय प्रकृति में दिखा सकते हैं। ये भी नंबर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अम्ल हो अगर वो क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और उसका हाइड्रोजन गैस मुक्त करने का मुख्य रीजन क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। धातु का स्थान ऊपर है, वो हाइड्रोजन को हटा देगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसमें से बेटा एक नंबर और लिखते हैं, कौन सी वाली बात, वो लिटमस पेपर वाली बात नहीं लिखते हैं। तो इसी में से ए पार्ट था जो मैंने रिएक्शन के थ्रू बताया, बी पार्ट भी रिएक्शन के थ्रू, और सी पार्ट में केवल आपको लिख लेना है। क्या लिखना है, यदि फिनॉल के विलयन में, यदि फिनॉल के विलयन में, यदि फिनॉल के विलयन में लिटमस पेपर, यदि फिनॉल के विलयन में लिटमस पेपर को डुबाया जाए, लिटमस पेपर को डुबाया जाए तो पेपर का रंग लाल हो जाता है, तो पेपर का रंग लाल हो जाता है, तो पेपर का रंग लाल हो जाता है। अतः फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, अतः फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, अतः फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। लाल हो जाता है, अतः फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, अतः फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। लिखिए बेटा। तो आगे जो रासायनिक गुण बचते हैं बेटा, इसको पढ़ेंगे हम लोग कल।